बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली कौन सी है, प्लास्टिड के बारे में अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड होते क्या हैं, ये कहाँ पे होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और इनमें क्या पाया जाता है, इनका फंक्शन क्या है, इस वीडियो में हम देखते हैं। साथ में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, जैसे कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इसी तरह प्लास्टिड भी जो होते हैं हमारे पास, वो भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं हमारे पास। ये MCQs में आ जाता है। अच्छा, दैट ओनली ऑकर इन द प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब ये बात याद रखने वाली है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पौधों के सेल्स के अंदर और उन सेल्स के अंदर और उन सेल्स के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना सनलाइट के अंदर अपनी मर्ज़ी से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस से खुराक जो है वो बना सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि एल्गी है, वो प्रोटिस्ट है लेकिन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। वो अपनी खुराक खुद एल्गी बना सकती है, प्लांट्स भी अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये ओनली ऑन पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर, जो जिसमें प्लांट्स और प्रोटिस्ट आ जाते हैं। मोर देन इनफ मैंने इस बात की एक्सप्लेनेशन कर दी है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप। 3 किस्म के होते हैं। कौन क्या भला? प्लास्टिड 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 पे क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है एंड क्रोमोप्लास्ट होता है। अब ये देखते हैं कि ये तीनों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। बाहर वाली मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ है, इसी तरह ये जो प्लास्टिड इधर इन्होंने बनाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट इधर बनाया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड की एक टाइप क्लोरोप्लास्ट है, तो वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। आप देख रहे हैं एक ये मेम्ब्रेन है और एक अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही होंगी। उसके बाद क्या होता है भाई, द आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ हो गई, बिल्कुल स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, गिव राइज टू सैक्स, छोटी छोटी थैलियाँ वो बनाती है जो अंदर की लेयर होती है, कॉल्ड थैलाकोइड। और इन छोटी छोटी थैलियों को थैलाकोइड का नाम देती हैं। सैक का मतलब थैली होता है और थैलाकोइड आप उर्दू का लफ्ज़ भी बन गया थैलाकोइड और थैली एक ही बात होगी। जो सैक्स को, ये MCQs आता है कि इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकोइड। ये थैलाकोइड की डेफिनेशन भी आ जाती है, व्हाट इज़ थैलाकोइड। अच्छा, द स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड, जब थैलाकोइड को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रेनम। तो हमारे पास ग्रेनम बन जाता है और इसको प्लूरल, अगर ढेर सारे ग्रेनम बन जाएं तो उनको हम ग्रेना का नाम दे देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इधर डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसने एक छोटी सी थैली बनाई। ठीक है, इस एक को हमने कह दिया ये थैलाकोइड है। उसने इसके ऊपर एक दूसरी थैली बनाई, 2 थैलियाँ हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये कितनी होगी? 4, 1, 2, 3 और 4 थैलाकोइड ने मिलके एक क्या बना दिया, एक ग्रेनम बना दिया। और ढेर सारे इस तरह के थैलियाँ जब आपस में मिलेंगी, यहाँ पे भी एक इस तरह की मैं स्टॉक बना देता हूँ। ठीक है, ये एक से जब ज़्यादा हो जाएंगी ना तो इनको हम ग्रेना का नाम दे देंगे। जैसे कि इधर भी मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो एक पड़ी हुई है ना, एक सिक्के की तरह, कॉइन की तरह, ये आपको एक थैलाकोइड नज़र आ रहा है। फिर देखें ये ढेर सारे जब थैलाकोइड आपस में मिलते हैं तो एक ग्रेनम हमारे पास बन जाता है। और 1 2 3, ये 3 4 जब ये सारे ग्रेनम आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, हम इनको ग्रेना का नाम दे देते हैं। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आपस में जैसे पाइप जुड़े होते हैं या आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं। वो कहता है ग्रेना फ्लोट इन इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के, यार ये देखो ना, अंदर की तरफ है ना, तो अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है, जैसे साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक फ्लूइड है। वो क्या है, उसके अंदर जो है ये ग्रेनम्स, जो ग्रेना जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, ग्रेना फ्लोट इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। ठीक हो गया।
ये जो अंदर फ्लूइड है उसके अंदर उसके अंदर प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, या जो यार क्लोरोप्लास्ट की 3 टाइप है ना, एक प्लास्टिड की 3 टाइप हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट, ऐसे ही है ना। ये रहा आपको क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये पढ़ा कि वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, उसकी बाहर वाली सतह स्मूथ होती है, अंदर वाली जो है वो थैलाकोइड बनाती है। थैलाकोइड आपस में जुड़ते जाते हैं और ग्रेनम बना देते हैं, और जब ढेर सारे ग्रेनम आपस में मिलते हैं तो ग्रेना बन जाता है। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये जो ग्रेना होते हैं ये फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर, उसको हमने स्ट्रोमा का नाम दे दिया। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है इन द यूकैरियोटिक जानदारों में। दे कंटेन क्लोरोफिल। ये जो होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर का एक मादा होता है जिसकी वजह से पत्ते भी ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं। एक सब्सटेंस होता है या एक केमिकल आप कह रहे हैं, पिगमेंट का नाम इसको देते हैं। पिगमेंट कहते हैं रंग, ग्रीन कलर का ये होता है। तो इसकी वजह से जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये अपनी खुराक ग्लूकोज वगैरह खुद बना रहा होता है। वो कैसे बनता है वो हम आगे चैप्टर उसमें पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है। तो एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और इसके साथ इससे मिलते जुलते कुछ पिगमेंट होते हैं। कुछ रोशनी ये जज़ब कर रहा होता है और कुछ रोशनी जो होती है दूसरे पौधे जो हैं, दूसरे जो पिगमेंट्स हैं वो जज़ब कर रहे होते हैं। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड ऑफ ग्रेना। बात समझ आई। ये जो थैलाकोइड, मैंने एक इस तरह की थैली बनाई थी जिसको हमने थैलाकोइड का नाम दिया था, जो आपस में पाइल अप हुए पड़े थे, स्टैक बना रहे थे। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक केमिकल है जिसके या सब्सटेंस है, ग्रीन पिगमेंट है, सब्ज रंग का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है पौधों के अंदर। अच्छा, अब सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद एंड पे ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट सेकंड टाइप ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। इनको हम दूसरी किस्म है प्लास्टिड की, उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये कंटेन करते हैं पिगमेंट्स। कौन से रंग कंटेन करते हैं, कौन से मादे कंटेन करते हैं? एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर्स, जो हमारे पास गहरे चमकीले रंग होते हैं। प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। देखा यार, आपने देखा होगा जो है अमरूद का जो रंग होता है वो ग्रीन नहीं होता, वो थोड़ा लाइट ग्रीन होता है, या ब्राइट ग्रीन आप जिसको कहें, तोतिया कलर। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास फ्लावर्स के डिफरेंट कलर होते हैं, पर्पल कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। और फ्रूट जो होते हैं जैसे ऑरेंजेस है वो ऑरेंज कलर का होता है। एप्पल्स हैं उनका कलर तकरीबन येलोइश लाइट क्रीम आप कह सकते हैं। एंड देन उधर उनके अंदर थोड़ा थोड़ा रेड स्पॉट्स होते हैं। तो ये जो रंग होते हैं ना, ये असल में क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो सेल्स हैं इनके अंदर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है उनके सेल्स के अंदर होते हैं। और जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि भाई ये इस फल का ये रंग है, या इस क्या कहते हैं, इस फूल का ये रंग है। तो ये हमें रंग नज़र आ रहे होते हैं। देयर फंक्शन इज़ to give color to these parts and thus help in pollination and dispersal of fruit. अच्छा, पहला तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या बताया उसने कि इसका फंक्शन ये है कि ये पोलिनेशन में हेल्प करता है। पौधों के जो होते हैं फूल उनको रंग देता है, फलों को रंग देता है कि हर एक फल का एक अपना रंग होता है। और उसके अलावा ये पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन में कैसे हेल्प करेगा? जब हमारे पास कीड़े मकोड़े फूल के ऊपर बैठते हैं तो तभी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इस तरह की प्रोसेस होती है। एक फूल है लाल कलर का, तो पौधे जो होंगे, जो इंसेक्ट्स होंगे, जो कीड़े मकोड़े हशरात होंगे, वो दूर से उस रंग को पहचान लेंगे, ब्राइट रेड कलर को। और दूर से जो है ना इंसेक्ट बटरफ्लाइज वगैरह देख लेंगी तो फिर वो उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगी। जब वो जाके बैठेंगे उनकी लातों के साथ, उनके परों के साथ,
पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लग जाएंगे और फिर वो दूसरे फूल पे जाके बैठेंगे, तो इस तरह फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट भी इसी तरह होगा कि एक फल जो है इधर एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, लोगों को पता चल जाता है, मतलब चीज़ों को, हम एक पूरा पौधा है वो ग्रीन कलर का है लेकिन उसके अंदर जो उसके फ्रूट्स हैं उनका रंग डिफरेंट होता है, तो हम देख लेते हैं कि इसका रंग डिफरेंट है, तो हम उनको प्लग कर लेते हैं या उनको स्टोर कर लेते हैं तोड़ के। तो ये चीज़ जो है ना, ये क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन है कि वो रंग भी दे रहे होते हैं, पोलिनेशन में मदद कर रहे होते हैं, डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। पोलिनेशन तभी होगी ना जब डिस्पर्स होगी कोई चीज़, यानी पोलन ग्रेन्स होंगे। और फ्रूट जो हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, जब वो कोई फ्रूट खा लेंगे कोई जानवर, तो जब वो दूसरी जगह पे जाके बैठेंगे, वो उनके जो हैं फीसिस, उनके ज़रिए भी जो है बीज वगैरह फैल जाएंगे और वहाँ से नए पौधे जो हैं उग आएंगे। ल्यूकोप्लास्ट, अब तीसरी किस्म है प्लास्टिड की, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। एंड स्टोर स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को और लिपिड को स्टोर कर देते हैं। जो प्लांट के प्रोटीन होते हैं ना, प्लांट बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड लिपिड्स, उनको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दूज पार्ट वेयर फूड स्टोर, जहाँ पे फ्रूट बनता है ना, ये थैलाकोइड उस जगह के अंदर होते हैं। बाहर वाले जो जगह होगी वहाँ क्रोमोप्लास्ट होंगे और अंदर जो है जिसके अंदर असल में खुराक पड़ी होगी, जो मीठा मीठा पार्ट होता है, जैसे कोई हम ऑरेंज खा रहे हैं तो उसके अंदर जो उसकी पल्प है और उसमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड जहाँ पे हमारे पास स्टोर हो रहते हैं, वहाँ पे वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इनका कोई कलर नहीं होता, क्लोरोफिल का ग्रीन कलर होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनका रंग जो होता है ब्राइट कलर्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स का रंग होगा जो, या फिर फूलों का रंग होगा, ठीक हो गया। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन अब इसमें बता दूं मैं आपको, ये थैलाकोइड, आपको पता है एक छोटी थैली को थैलाकोइड कहेंगे। जब ढेर सारे थैलाकोइड आपस में मिलेंगे तो उसको हम ग्रेनम का नाम दे देंगे। एक से ज़्यादा ग्रेनम मिलेंगे तो उसको हम ग्रेना कह देंगे। ये अंदर स्टोमा के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंट है, आउटर में मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर थैलाकोइड को राइज देती है, और ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की आ गई। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर इन्वेलप। वो कहता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर मैं बाहर से ये बनाऊं कि ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस पड़ी हुई है, यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ी हुई है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो चीज़ पड़ी है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ये इतना बड़ा होता है कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक इतना ज़्यादा होता है, इतना मतलब इसका एक नेटवर्क फैला होता है, ठीक हो गया। इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, इसका क्या मतलब है कि आपस में ये एक और दो जो चैनल्स हैं आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे ये ग्रेनम आपस में कनेक्टेड हुए थे, इसी तरह इनके छोटे छोटे जो पोर्शन होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड चैनल होते हैं। और एक्सटेंड का मतलब है फैला हुआ है न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। इस बात की आपको समझ आ गई। आगे वो कहता है दो किस्में होती हैं इसकी, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पहले मैंने राइबोसोम में आपको बता दिया था, बात वही है। इसको रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस, इसकी साख्त जो होती है या इसकी जो शक्ल होती है या इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रफ होता है। क्यों रफ होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगी होती हैं। ये देखें ना, ये वाला पार्ट हम इसको कहेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये देखें ये जो इसके साथ ऊपर लगी हुई हैं, ये ब्लू ब्लू सी या लाइट ब्लू आप कह लें, ये इसके ऊपर राइबोसोम्स असल में लगी हुई हैं। और ये स्मूथ पार्ट है, इसे SER कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनकी अपीयरेंस के बेस के ऊपर ही इनका फंक्शन है। वो कैसे? राइबोसोम का हमने फंक्शन पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस है। इसका फंक्शन भी यही होगा कि इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस आ गया। अब देख लेते हैं रफ का क्या फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन और होगा, स्मूथ का और होगा, डिपेंड करता है उसके ऊपर क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपको पता है हर एक चीज़ की शक्ल उसकी साख के मुताबिक ही उसका फंक्शन होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल है प्लास्टिड के अंदर, या जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर, तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा ना। इसी तरह राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन करेगा। गाड़ी के 4 पहिए होंगे तो वो अपना काम करेगी। हर एक चीज़ के ऊपर जो चीज़ इसके ऊपर लगी हुई है उसके मुताबिक इसका अपना फंक्शन होगा। ड्यू टू न्यूमरस राइबोसोम दैट आर अटैच टू इट, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होती हैं इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक सर्व एज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वही बात कर दी कि रफ का काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसिस इसका फंक्शन हो गया।
इतनी समझ आ गई। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। सैक ऑफ राइबोसोम, लैक ऑफ राइबोसोम्स, इसके पास नहीं होती राइबोसोम, एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, और लिपिड को तोड़ने फोड़ने में, उनको बनाने में बॉडी में, जो यार हम ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा स्टमक है ना, हमने इधर से भाई कोई गोश्त की बोटी खाई, उसके अंदर थोड़ी बहुत साथ में चर्बी थी या फैट थी, या हमने ऑयल कुछ खा लिया, या हमने घी वाला कोई पराठा खा लिया, तो वो इधर आ गया, इधर से वो जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ना ये हमारे ब्लड में चला जाएगा, अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से ना फिर ये हर एक सेल के अंदर जाएगा, सेल में जाएगा, सेल के अंदर फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। वो क्या जो हमने तेल वगैरह खाया था उसको तोड़कर हर एक सेल को देने में जो मदद कर रहा होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा होता है। या आपने कभी कोई अनाब शराब कोई चीज़ खा ली, आपने बर्गर पिज़्ज़ा कोई टिका के इस तरह की चीज़ें खाई जिसमें आपने कोई थोड़ा बहुत जहरीली चीज़ें खा ली, जिसमें थोड़ा बैक्टीरिया था, उसके टॉक्सिन थे, या जहरीली कुछ चीज़ें खा ली, उनको भी ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ना मेटाबोलाइज करना है उनको बॉडी में, क्योंकि जहरीली चीज़ें बॉडी के ऊपर नुकसानदा होती हैं बॉडी के लिए, तो उनको ये जो है तोड़ फोड़ के उनको सादा चीज़ों में कन्वर्ट कर देगा और बॉडी को जो है हार्म नहीं होगा। ये इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, यानी जो हमने तेल पराठे वगैरह खाए थे उनको तोड़ फोड़ के सेल को दे देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने कोई चीज़ इसे दी तो ये इधर पहुँचा देगा, इधर से कोई चीज़ आई तो वो इधर पहुँचा देगा सेफली। एक चैनल है ना जो एक चीज़ को इधर से एक चीज़ को इधर पहुँचा सकता है, इधर पहुँचा सकता है, यही इसका फंक्शन है। इट आल्सो डिटॉक्सीफाई, ये डिटॉक्सीफाई करता है क्या मतलब जहर को ख़त्म करता है, हार्मफुल केमिकल दैट हैव इंटर इन द सेल, जो सेल के अंदर हार्मफुल, जैसे हमने कोई गंदी चीज़ें खा ली तो जो सेल के अंदर इंटर हो जाती हैं जहरीली चीज़ें, उनको भी ये डिटॉक्सीफाई कर देता है, उनका जहर जो है जहर वाला असर ख़त्म कर देता है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हो गया। कोई भी मज़ीद इसके रिलेटेड क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।